हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं और आपको इनके आंसर किसके बारे में भी कुछ मालूम होगा। यहाँ पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, जो जो क्वेश्चन इसमें आए थे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि आया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेशियम 71, 175 रेस्पेक्टिवली आर। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी एटम में जो नीचे लिखा होता है ये जो है वो क्या है, Z एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो न्यूट्रल स्पीसीज़ है तो। करेक्ट। तो न्यूट्रल स्पीसीज़ है क्योंकि लुटेशियम, तो 71 इसका नीचे लिखा हुआ है कितना, 71। तो यही प्रोटॉन है और यही क्या होगा, न्यूट्रॉन। और एक ऐसा ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जगह पे 71 दिया हुआ है। तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब हाफ O2 से ही कंबाइन होके बनता है। ओके। सेकंड है, तो ये करेक्ट, मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं है बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यस, ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इट रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी। यस, क्योंकि इसका बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है हीमोग्लोबिन से उससे कहीं ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किसका, कार्बोनिल का। तो इस वजह से क्या होता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और वो ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन की उसको कम कर देता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल। एक्चुअली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो है ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देर आर 4 ऑप्शंस, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन एंड थिन लेयर। सॉल्यूशन की बात करते हैं। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जिसमें स्टेशनरी फेज, 2 फेज होते हैं, एक मोबाइल फेज जो चलता रहता है, स्टेशनरी फेज जो स्टेबल होता है। स्टेशनरी फेज एड्जॉर्बेंट होता है जो एड्जॉर्ब करता है मोबाइल फेज को, दैट इज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके जो 2 एग्जाम्पल होते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें स्टेशनरी फेज जो होता है वो एक लिक्विड होता है जो कि होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें क्या बोलते हैं, जो सेलुलोज पेपर होता है जिसमें वाटर ट्रैप्ड होता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो जो सिंथेसाइज नहीं किया जाता। तो नेचुरल पॉलीमर एक ही है, आइसोप्रीन पॉलीमर के बारे में आप लोग जानते हैं। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में ये साइड में जो आप देख रहे हैं वो दिया हुआ नहीं था, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ब्यूटाडाइन, एक्रोलिन, दिस इज PAN, एंड पॉली आइसोप्रीन, इसको आइसोप्रीन रबर बोलते हैं, विच इज नेचुरल रबर। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये सेकेंड वाला। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है ये राउल्ट्स लॉ, है ना। तो राउल्ट्स लॉ में देखते हैं पॉजिटिव डिविएशन की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, कैसे होगा पॉजिटिव डिविएशन, उसकी बात करते हैं। तो सबसे अच्छी बात राउल्ट्स लॉ में ये होती है कि बॉन्डिंग जब हम बनती है नए मिक्सचर की, तो बॉन्डिंग अगर सेम है पहले के जैसा तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। बट अगर बॉन्डिंग पहले से अलग है तो कुछ अलग होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैंने लिखा है बॉन्डिंग इज सेम एज बिफोर, तो आइडियल सॉल्यूशन बना। बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, तो ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। बॉन्डिंग इज वीकर देन बिफोर, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्डिंग अगर वीक हो गई तो वेपराइजेशन जल्दी होगा, और वेपराइजेशन जल्दी होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन, ये दोनों की बॉन्डिंग क्या है, पहले भी सेम थी, अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का नेचर एक है, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड इथेनॉल एंड एसीटोन की। तो इथेनॉल में क्या होता है भाई, ROH है, और एसीटोन में क्या है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है। तो यहाँ पर देखिए ये H बॉन्डिंग वाला है और ये जो है पोलर स्ट्रक्चर है ओनली।
तो यहाँ पर केस क्या हो रहा है कि H बॉन्ड पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब पोलर स्ट्रक्चर के आ जाने की वजह से वो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीकर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ बॉन्डिंग इज वीकर देन बिफोर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डिविएशन, यही हमारा आंसर होगा। बेंजीन एंड टोल्यूइन दोनों सेम है, सेम एज बिफोर, क्योंकि बेंजीन और टोल्यूइन दोनों का नेचर सेम है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, एसीटोन पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, क्लोरोफॉर्म भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, बट दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तब वो दोनों के बीच में एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो ये जो है निगेटिव डिविएशन शो करता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा सेकंड। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ आयन। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। तो आप देखिए क्रोमियम 2+ में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d4, क्योंकि इसका होता है 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 3d4। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है विच इज़ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड है तो फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √n × n+2, वैल्यू रख देंगे √24, और इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना 4.90 bm। Okay, Bm is the Bohr magneton. Okay, next question is the tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of which of the following। बहुत सिंपल है, टर्शरी ब्यूटाइल जो होता है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप्स हैं, और ये जो CH3 ग्रुप्स हैं एक तो ये प्लस आई शो करते हैं, तो प्लस आई का तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबलाइज करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन्स का होना जरूरी है एक sp2 कार्बन के साथ, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ आप देखेंगे स्टेबिलिटी जो होगी इनकी ज़्यादा होगी टर्सरी की ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, द आंसर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। नाम से पता चल रहा है फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि प्रेशर जीरो है, जब प्रेशर जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू -P∇V होता है, आप सभी जानते हैं। एंड एडियाबेटिक भी बोला गया है यहाँ पर देखेंगे एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक के केस में क्या होता है Q इक्वल्स टू 0, क्योंकि हीट का कोई ट्रांसफर हो नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है कि डेल E इक्वल्स टू क्या होता है Q + W, W इज 0, Q इज 0, तो डेल E इज 0। अगर डेल E भी 0 है और डेल E क्या होता है NCVD, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, देन टेम्परेचर इज ऑल्सो 0, टेम्परेचर चेंज इज 0, तो व्हाट विल बी द आंसर, इट इज सेकंड, Q इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू 0 एंड W इक्वल्स टू 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ 2-bromopentan टू फॉर्म pen2 इन इज, तो बीटा एलिमिनेशन फॉलो सेटजेफ रूल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए 2-bromopentan है, अगर एलिमिनेशन होना है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो होगा ही होगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन भी जाएगा और हेलोजन भी जाएगा। बीटा एलिमिनेशन भी होगा क्योंकि बीटा से ही जाता है। अब डिहाइड्रेशन तो होगा नहीं, आपको पता है। अब सेटजेफ फॉलो करेगा कि हॉफमैन फॉलो करेगा उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बना दिया है स्ट्रक्चर में मैंने गलती से ब्यूटेन का बना दिया है, अगर आप इसको आगे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेंटेन का ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, इसको 2 कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आगे आप एक CH3 जोड़ लेंगे इसमें इस तरीके से, तो ये हो गया पेंटेन का। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रोमीन के पोजीशन है, तो हम इसको अगर अल्फा बोलें तो ये बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। हाइड्रोजन अगर यहाँ से जाएगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है, यहाँ से जाएगा तो सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा तो मूव सब्सटीट्यूटेड बॉन्ड बनता है। तो दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट, दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट। आपको पता होगा इस टाइप के एलिमिनेशन में हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आई सामने, क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। तो बीटा एलिमिनेशन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है क्योंकि हाइड्रोजन जा रहा है और एक हेलोजन जा रहा है, एंड फॉलो सेटजेफ रूल। इट विल बी A, B एंड C। तो A, B और C जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसके लिए ऑर्डर जो होता है वो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जब देखेंगे तो वीकेस्ट लिगेंड जो होते हैं वह हैलाइड होते हैं सीरीज में, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन है ना साइनाइड होते हैं, तो साइनाइड आयंस वगैरह है। तो इसमें आप देख लेंगे इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो सबसे वीकेस्ट में आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन ऑलरेडी एक 4th नंबर के ऑप्शन में सबसे वीक में दिखा रहा है और साइनाइड को स्ट्रॉन्ग में, तो ये बहुत अच्छा है। और कोई किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है Kc की एट 300, फाइंड डेल जी। तो बहुत सिंपल है, डेल जी के लिए फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल्स टू माइनस RTln Kc, आपको पता होगा। तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर दिया है 300, ln मीन्स लॉग, नेचुरल लॉग, के की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻13। ऐसा ऐसा डायरेक्ट जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ है, दिस इज ऑप्शन नंबर 2, तो इसका आंसर होगा 2। ओके, इसमें सॉल्व नहीं किया गया है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। ओके, तो यहाँ पे एक मैचिंग करनी है, तो मैचिंग कर ही लेते हैं। चलिए, अननील अनियम, अननील अनियम का अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है 0 और अन का मतलब होता है फिर 1, तो 101। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, और ये जो है इस साइड में जो है राइट साइड में जो दिया गया है ये क्या है, एटम्स। तो ये एटम इनसे मैच करते हैं कि नहीं। तो आपको देखेंगे कि मेंडेलिवियम जो होता है दैट इज़ 101। ओके, ये इसका एटॉमिक नंबर है। लॉन्शियम का होता है 103, सिबोर्जियम का होता है 106, डम्स्टेडियम का होता है 110। तो आप देखेंगे अननील अनियम इज़ 101, तो ये तो मैच कर रहा है। अननील ट्राइयम इज़ 103, तो ये भी मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ। अननील हेक्सियम इट इज़ 106, ये भी मैच कर रहा है सिबोर्जियम के साथ। वेयर अनियम अन मीन्स ये हो रहा है 111, दैट इज़ द 111 है ना, तो 111। बट डम्स्टेडियम का क्या होता है 110, तो ये जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैच नहीं कर रहे हैं तो दिस विल बी द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच का मतलब यही है। ओके, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI। एनिसोल होता क्या है, एनिसोल जो है बेंजीन के साथ OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप का अटैच होना होता है। HI बहुत सिंपल, यहाँ पर जो हो रहा है ईथर का, यहाँ पर जो रिएक्शन हो क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ ईथर। और ईथर का अगर हम क्लीवेज कर रहे हैं तो वो कैसे होता है, तो आपको पता है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा वो अपन देख लेते हैं। तो ये जो हम आप देख रहे हैं ये हो गया एनिसोल। अब एनिसोल में ये जो बॉन्ड होता है ड्यू टू लोन पेयर स्ट्रॉन्ग होता है, ये वाली जो बॉन्ड है, और ये वाली जो बॉन्ड है वो वीक होती है। तो HI जब ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड जो है पहले ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा O के साथ जाता है H और इसके साथ जाएगा I, तो दिस विल बी फिनॉल एंड CH3I। तो फिनॉल एंड CH3I वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव Cl2, करेक्ट ऑप्शन है। तो डेल H और S पूछा, मतलब एंथैल्पी का क्या होगा, एंट्रोपी का क्या होगा। आपको पता है जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि हीट रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ जो कि बॉन्ड्स बन रहे हैं इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स डेल H विल बी नेगेटिव, तो डेल H इज लेस देन 0। एंट्रोपी क्या हो रही है, 2 एटम से 1 एटम बन रहा है तो एंट्रोपी ऑब्वियसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भी डेल H भी क्या होगा, 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्टेंट का तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता ही है। तो रेट बढ़ेगा कैसे, तो ऑब्वियसली क्योंकि कॉलिजन बढ़ जाता है, बहुत सारे जब रिएक्टेंट्स होंगे तो उनके बीच में कॉलिजन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस ओवर करेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चेंज नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या चेंज हो रही है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अगर चेंज हो जाएगी तो ये इसकी वजह से नहीं होती है, उसके लिए कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करना पड़ता है, हम केवल रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ N2NAR गैस in a cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If total pressure of mixture of the gases is 27 bar, the partial pressure of nitrogen is। ये पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है, आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये फॉर्मूला है आपका नाइट्रोजन के मोल्स निकालने के लिए 7/28 जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है। वहीं पर ऑर्गन का है 8/40 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू देता है 5/9। तो 5/9 आ गया मोल फ्रैक्शन। अब हम इसको यहाँ रख देंगे, टोटल प्रेशर दिया है 27, 5/9 आंसर विल बी 15। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो अब हमारा जो आंसर हो गया वो क्या आएगा, 15। तो 15 बार इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इन 0.1
मोलर NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na। तो आयनिक प्रोडक्ट से हमको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टर्म रखते हैं। तो KSP इक्वल टू होता है क्या होता है आयंस का मल्टीप्लीकेशन। तो NiH2 कैसे ब्रेक डाउन होगा Ni2+ OH2- में, तो हमने यहाँ लिख दिया Ni2+ मल्टीप्लाइड बाई OH- का स्क्वायर। अब OH- का कॉन्सेंट्रेशन हम कहाँ से लेंगे NaOH से, क्योंकि NaOH दिया गया है। तो NaOH जब दिया गया है तो यहाँ से आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, तो हम वो ले लेंगे। और Ni2+ का हमको भी नहीं मालूम है, और ये दिया हुआ है KSP मीन्स आयनिक प्रोडक्ट। यहाँ से Ni2+ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज़ 2 × 10⁻13। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2+ विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इट्स सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग। आप इस रिएक्शन में देखेंगे यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है कि Cl2H का रिएक्शन हो रहा है, X बन रहा है, और ये X से हाइड्रोलिसिस होकर SeHO। बहुत सिंपल है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, दैट इज क्लोरीनेशन प्रोसेस। जब क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा। तो एक सिंगल मोनोक्लोरो भी अटैच हो सकता है इस तरीके से, या फिर क्या हो सकता है मोनोक्लोरो भी अटैच हो सकता है, और आप देखेंगे यहाँ पर भी डाइक्लोरो भी हो सकता है। क्योंकि हमको फाइनल आंसर जानना है कि क्या हुआ होगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो वो CHO बन रहा है। तो CHO तभी बनेगा जब 2 क्लोरीन हो। तो 2 क्लोरीन के लिए फिर क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो दोनों क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे OH से, और OH में से क्या होता है आपको पता है कि जैमिनल डाइऑल्स आर नॉट स्टेबल। तो ऐसे केसेस में H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है और CHO इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा, थर्ड वाला, ओके, डाइक्लोरो प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। एनोड पे क्या मिलने वाला है तो आप देखेंगे कि H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वहाँ पे 2 आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं, 2H+ एंड SO4 2-। कैथोड पे ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन जाएगा H+, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलती है। बट एनोड पे 2 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें कि किसका क्या होगा, तो H2O का होगा कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में 1 इज़ प्रीफर्ड, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वाटर ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो ऐसा होगा। सल्फेट के और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो सेकंड वाला रिएक्शन प्रीफर करेगा। बट हमारे पास आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि डाइल्यूट H2SO4 के बारे में हमको बताना है। तो अगर ये डाइल्यूट H2SO4 के बारे में है तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, क्योंकि फर्स्ट वाले रिएक्शन जो है वो प्रीफर करेगी ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, क्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बहुत सिंपल है, एसीटोन का रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो CH3 अटैक विल अटैक हियर, एंड ऑक्सीजन में आ जाएगा OMgCl, यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस करने पे OH जो है सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो दिस विल बी थर्ड, ओके ओके। The next question is the freezing point depression constant Kf is given for benzene, and the freezing point depression for a solution is also given containing a non-electrolyte solution. तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ का वो दिया हुआ है ना। ओके, हम देखते हैं तो डेल्टा TF क्या होता है, इज इक्वल टू KF इंटू M के मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो डेल्टा TF ही हमको फाइंड करना है। डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, वैल्यू का आप डायरेक्ट रख देंगे, वैल्यू रखने पे आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर आ रहा है 0.4। ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। अब आपको क्या है, व्हाट इज द फेराडेज लॉ। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज W इक्वल्स टू Z इंटू Q। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस एंड Q इज the charge, okay। Then we have to put the value of Z। Z क्या होता है, atomic weight divided by NF। N is the number of electron। Then weight is given 20 and atomic weight of calcium is 40। क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो हम पूरे कैल्शियम क्लोराइड का वैल्यू नहीं, केवल कैल्शियम का रखेंगे। चार्ज जो है हमको फाइंड करना है। 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैल्शियम में 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन F। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1F। तो मीन्स हमको कितने फैराडे की ज़रूरत है, 1 फैराडे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1।
इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड बहुत सिंपल है, आप ध्यान रख लेंगे बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन सा है, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, दे आर 3 बेसिक अमाइनो एसिड्स। ओके, तो बेसिक में से 3 में से आपको देखेंगे लाइसिन ही है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर हम सेरीन की बात करें तो न्यूट्रल है, एलानिन न्यूट्रल है, टायरोसिन न्यूट्रल है, तो आंसर विल बी 4। कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है, बीटा डी, अल्फा डी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। एंड आपको पता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब होता है तो फ्रक्टोज मिलता है। चलिए मैं इसको इसके स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का है और ये फ्रक्टोज है, जो दोनों आपस में लिंक हुए हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये जब दोनों बॉन्ड करते हैं तो इनका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा H। O पहले से है तो यहाँ आएगा H और यहाँ OH। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आप जब इसका आगे देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है अलग हो जाएंगे। तो ये अलग एक स्ट्रक्चर बन जाएगी इतनी और ये अलग एक स्ट्रक्चर बन जाएगी इतनी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और इधर वाला बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। देन आंसर क्या होगा अपना, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3rd है। ओके, नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, टाइम कैलकुलेट करना है। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स का जो होता है फॉर्मूला होता है ये वाला, KT इक्वल्स टू 2.33 log A अपॉन A इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस X इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये दिया हुआ है 2.3, K की वैल्यू दी हुई है, K को हम यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं। एंड log 2/0.2 वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये आ रहा है टाइम की वैल्यू जो आ रही है, जो अगर आप देख सकते हैं तो वो कितना रहा है 1000/2 एंड 1000/2 जो होता है वो कितना होता है 500। देन आंसर इज 500 सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हीलियम। क्योंकि हीलियम के पास अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि हीलियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इनका शेल कंप्लीट होता है तो ये He2 नहीं बनाएगा क्योंकि इनकी सेल्स कंप्लीट हैं। ओके, इसके तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ सेल एज ऑफ। तो आपको पता है बॉडी सेंटर्ड के लिए जो है DAR का रिलेशन तो मैंने पढ़ाया हुआ है, वैसे आप समझते भी हैं कि क्या रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस में। तो बहुत सिंपल रिलेशन होता है, √3a/4 इक्वल्स टू R। ये रिलेशन होता है, यहाँ हम इसको उल्टा भी लिखते हैं, A इक्वल्स टू 4R/√3। तो यहाँ पर क्योंकि क्या दिया हुआ है, सेल H की वैल्यू, A की वैल्यू दी हुई है, R फाइंड करना है। तो R यहाँ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू हो जाएगी √3a/4 इंटू 288 पिकोमीटर। तो आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट जो है किसका मिलेगा, जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए सबसे पहली बात स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। जिसके पास भी लोन पेयर होगा, लोन पेयर अगर कहीं पर है तो वो जीरो डाइपोल मोमेंट तो दे ही नहीं सकता। यहाँ फर्स्ट में देखेंगे अमोनिया एक ऐसा है जिसमें लोन पेयर आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में आप देखेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,3-डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये जो है ज़ीरो नहीं हो सकता बेंजीन वाला, क्योंकि 1,3 पे पोजीशन पे है। ओके, 1,4 पे होता तो एक बार सोच सकते थे क्योंकि वो पैरा पोजीशन होती हैं। तो ये जो आप देखेंगे मेटा पोजीशन होती है 1 और 3 की, तो ये जो है डाइपोल ज़ीरो नहीं होगा इसका। ओके, इसी तरीके से हम बात करते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड 1,3, अगेन 1,3 आ गया तो ये तो नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखेंगे बोरान ट्राइफ्लोराइड, यस नो लोन पेयर, बेरिलियम डाइफ्लोराइड नो लोन पेयर, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर है। ये तीन, ये तो आपका ट्राइगोनल प्लानर है। एंड 1,4 यस, ये जो होगा जीरो डाइपोल मोमेंट देगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे है। तो पैरा पे 180 डिग्री होने से इनका जो डाइपोल है वो कैंसिल हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सारेट इज नॉट ऑक्सारेट, इट इज ऑक्सा एसिड। ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर हैज़ OO लिंकेज। बहुत सिंपल है, ऑक्सा एसिड की बात कर रहा है भाई। तो ऑक्सा एसिड होता क्या है जिसमें OO लिंकेज, जिसको पर ऑक्सो बोलते हैं। और पर ऑक्सो के नाम से केवल एक ही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सी, जिसमें नाम लिखा है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक। कहीं बाकी कहीं पे पर ऑक्सो का जिक्र नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अपना इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिलेमिन टेस्ट। बहुत सिंपल है, कार्बिलेमिन टेस्ट ओनली प्राइमरी एमीन देते हैं। तो प्राइमरी एमीन की बात अगर हम करें तो आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि यही एक प्राइमरी एमीन है, बाकी सभी जो है सेकेंडरी
या फिर टर्शरी एमीन है। ओके, दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। ओके, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन वाले जब कंडेंस का होते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो रिएक्शन में एक भी एब्सेंस मीन्स नो, इट इज एन नो अल्फा हाइड्रोजन, ये होता है कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में भी अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा, सेम कंडीशन है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है एक में और एक में नहीं, तो एक में तो होना जरूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे एसीटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन रहता है एंड बेंजल्डिहाइड में नहीं रहता है। तो क्योंकि एसीटोफिनोन क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड फिर ये बेंजीन रिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, तो यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन है इसका मतलब क्या हो गया कि हमको पता है कि एल्डोल टाइप का रिएक्शन है। तो ये कैसा होगा, क्रॉस एल्डोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है। रॉट आयरन इज impure iron with 4% carbon, it is true. Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO2। blister फफोलेदार जिसको बोलते हैं, अगर ऐसा कॉपर है तो वहाँ पर CO2 जो है इवॉल्व होती है, या इसकी वजह से ही ऐसा होता है, आपको पता है। एंड थर्ड इज द वेपर फेज। ओके, एंड वेपर फेज में क्या देख रहे हैं, रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वॉन आर्कल मेथड, ये भी सही बात है। तो मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक मीन्स कैटायन होना चाहिए उनके मेन पार्ट पे। तो सोडियम लॉराइल सल्फेट, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम इज द पॉजिटिव पार्ट एंड लॉरेल सल्फेट इज द नेगेटिव पार्ट। तो डिटर्जेंट जो है वो नेगेटिव पार्ट का, इसमें सोडियम स्टीरेट, ये सोडियम पॉजिटिव पार्ट, स्टीरेट इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव डिटर्जेंट हुआ। फिर सेट्रिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड इज नेगेटिव पार्ट और ये अमोनियम इज द पॉजिटिव। इसका मतलब आपका जो डिटर्जेंट मेन है वो आपका पॉजिटिव पार्ट है। एंड सोडियम डोडेसिल सल्फोनेट डोडेसिल सल्फोनेट में फिर से सोडियम इज द पॉजिटिव पार्ट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, सी। Next, the following metal ion activates many enzyme participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na is responsible for transferring nerve signals में सोडियम के साथ पोटेशियम काम करता है, आप सबको पता है। आंसर विल बी डी। What is the change in the oxidation number of carbon in the following reaction? ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है, बहुत सिंपल दिख रहा है। CH4 को आप देखेंगे तो CH4 जो है आपको मालूम है कि ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 है कार्बन का, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में रहता है। और CCl4 में क्लोरीन का नेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको माइनस मिलेगा, तो कार्बन को होता है +4। तो -4 to +4 ये चेंजेस आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, क्रोमियम इनकरेक्ट की बात करें, ध्यान देंगे तो क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। बहुत सिंपल है, तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि क्रोमियम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है Fe2+ से। द ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स आर नोन फॉर दियर कैटेलिटिक एक्टिविटी ड्यू टू दियर, यस दे आर कैटेलिट्स, बहुत सारे कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। ओके, थर्ड इज इंटरस्टेशियल कंपाउंड, दोज दैट आर फाउंड इन स्मॉल एटम्स। यस, ये जो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन ट्रैप्ड हो जाते हैं। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4 एंड ये क्वेश्चन पूरा है आर नॉट सेम, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आर नॉट सेम नहीं है, इन दोनों में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +6 है। तो +6 है, तो आंसर क्या होगा, डी। ओके, तो देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +6 है। नेक्स्ट है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलेडल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी ही इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो जीटा पोटेंशियल नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी होता है। मोर नेगेटिव तो नेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके,
उसके बाद हम बात करते हैं यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। यूरिया का रिएक्शन हो रहा है, यूरिया में होता क्या है भाई, NH2CO एंड NH2, ये होता है यूरिया। ओके, तो यूरिया जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद डिकम्पोज हो रहा है बी में, बी विन पास टू कॉपर, तो यूरिया में NH2 है, ये हाइड्रोलिसिस का केस है, NH2 तो मिलेगा ही, और ये कॉपर के साथ जा रहा है, तो ऑब्वियसली कॉपर के साथ NH2 का एक ही कॉम्बिनेशन ऑप्शन में दिख रहा है, वो कौन सा है, बी वाला। तो आंसर क्या होगा, बी। वैसे भी यही बनने वाला है। कलर्ड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेनली कलर्ड सॉल्यूशन जो है ये वाला आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको इसमें क्या मैच करना है वो देखते हैं। CO प्लस H2, बहुत सिंपल मैचिंग है, कर देते हैं। CO प्लस H2 गैस क्या होता है, सिंथेसिस गैस होता है, आपको पता है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। B2SC क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। H2O2 क्या है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट मैच, यहाँ पर फिर से मैचिंग आ गया, तो मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच करते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था अपनी क्लास में कि जितने मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, एंड जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक। तो यहाँ मेटल की बात हो रही है BaO, तो BaO जो होता है वो कैसा होगा, बेसिक। ओके, Cl2O7 जो है ये नॉन मेटल का, ये एसिडिक होता है। CO जो है वो न्यूट्रल होगा, आप देख सकते हैं। वहीं पे Al2O3 क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। तो इसको अगर आप देखें तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। इसको आप करेक्ट मैचिंग करके देख लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो दोनों कार्बन के पास एक एक ऑक्सीजन आता है। अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा, तो ये किसी भी एंगल से मिथेनॉल नहीं बनेगा। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये मिथेनॉल का कोई चांस नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा तो यस, ये वाला जो है पोर्शन वो बनाएगा HCHO, मतलब CH2O, विच इज़ आवर आंसर। तो आंसर क्या होगा, सी। एंड लास्ट में तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा डबल बॉन्ड है तो यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से नहीं बनने वाला है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपको पता है कि क्या होता है कि मेनली ये काम करता है किसके लिए, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो और इवन नंबर वो बनाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेक्सेन में 6 कार्बन है विच इज़ इवन, डाईमिथाइल ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ये भी इवन है। एंड हेप्टेन में जो अगर हम बात करें 7 कार्बन्स हैं, एंड ब्यूटेन में 4 कार्बन्स हैं। तो ये आप देखेंगे सिमेट्री की बात है, इसमें 7 नंबर कार्बन है, तो इसके लिए 2 अलग अलग एल्केन को, एल्काइल हैलाइड को मिलाना पड़ेगा, जो कि वुड्स रिएक्शन में बहुत कम यील्ड में आता है। तो गुड यील्ड कम मिलता है जब दोनों सेम रिएक्ट करते हैं, 3 + 3 6, 2 + 2 4। तो आंसर विल बी सी। ओके, थैंक यू सो मच।